प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गोपाल प्रजापत अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा विगत में आपको पीछे थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि एक टॉपिक है वायदा पावने। आज का एक टॉपिक है, इस टॉपिक से शिक्षक भर्ती में रीट सेकेंड ग्रेड जीके, रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का एसएस सोशल साइंस और सेकेंड ग्रेड का जो जीके का पेपर वो सबके लिए हैं, उन सब के लिए एक कॉमन टॉपिक आज मैंने स्टार्ट करा है। इस कॉमन टॉपिक में आपके सिलेबस में एक चीज लिखी रहती है वायदा पावने। अब यहां पे केवल लिखा था वायदा पावने, कहीं लिखा ग्लोबल विंड्स, कहीं पवन संचरण, कहीं वायदा पेटियां, वटएवर, बहुत सारी चीजें हम तो ऑल बिग लिखे रहते हैं। अब इनमें से आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, पहले उन प्रश्न की प्रकृति का पता लगाना है। प्रश्न की जब प्रकृति आपको पता लग जाएगी कि हमारे को एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। वायदा और पावने का जो सेशन है, इस सेशन को मैं टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है। आपको इसके अंदर बहुत गहराई में नहीं जाना है कि आपके लिए प्रश्न जो आएगा वही चीज यहां पर देखनी है कि हमें कैसा प्रश्न देखना मिलेगा। और मैं आपको इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि जो चीज आपको पढ़ी आएगी, इसमें से आप यह तय मान के चलें कि एक प्रश्न एग्जाम में 100% क्या 1000% आएगा। और जितना आपके पास स्लाइडें होंगी, लगभग या मान लो 2 या 3 लेक्चर होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, तो 1 या 1.5 घंटे की क्लास में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वो एक क्वेश्चन आपको दिला जाएगा। आप चाहे रीट मेंस का पेपर दे दें, चाहे रीट प्री का पेपर दे दें, चाहे आप सेकंड ग्रेड जीके का पेपर दे दें, या बोले आप एसएस का पेपर दे दें। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ कि आपके पास टॉपिक क्या था, वायदा है। इस टॉपिक में क्या चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलेगी वो देखना स्टार्ट कीजिएगा। चलते हैं हम अगली स्लाइड में। सबसे पहले हमारे पास लिखने को मिल रहा है वायुदाब। अब इस वायुदाब से प्रश्न क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, उन चीजों से हम लोग यहां से थोड़ा सा गौर से शुरू करेंगे। वायुदाब, अब इस शब्द में ही स्थिति है कि वायुदाब। सिंपल सा परिभाषाओं को देखो कि वायु का दाब है यानी वायु का भार। इसका मतलब यह है कि हवा भारी होती है, हवा में वजन होता है। लेकिन अभी वायुदाब है क्या, वायुदाब की खोज किसने करी, किस कंसेप्ट में प्रश्न आएंगे, हम इसको यहां से देखने के स्टार्ट करेंगे कि आपको इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इसके जवाब आपके पास होने चाहिए। सबसे पहली स्थिति आई है, तो हम लोग यहां पे देखो वायुदाब लिखा है। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि इस वायुदाब की खोज किसने की, पहला प्रश्न। दूसरा, वायुदाब क्या होता है, क्या होता है। तीसरा, वायुदाब की यूनिट यानी इसकी इकाई क्या है, इकाई। फिर इस वायुदाब मापने का जो यंत्र है, उस यंत्र को किस नाम से जानते हैं, खोज किसने करी, क्या होता है वायुदाब, इकाई क्या है, यंत्र कौन सा है। फिर औसत वायुदाब कितना है, औसत कितना है। और यहीं से आगे चलो कि वायुदाब सर्वाधिक कितना है, कहां होता है, और न्यूनतम कहां होता है। ये प्रश्न है मूल रूप से जो आपको एग्जाम हॉल में 1 नंबर दिला के जाएगा, या यूं कह लो एक प्रश्न आपको यहां से आने को मिलेगा। एक प्रश्न यहां से तय है कि वायुदाब है क्या, वायुदाब की खोज किसने करी, वायुदाब की इकाई क्या है, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है, वायुदाब औसत कितना है, और सर्वाधिक और न्यूनतम वायुदाब है कहां पर। यह विश्व के संदर्भ में आएगा। अब आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब प्रश्न तो यह है कि उच्च वायुदाब कितना होता है और निम्न वायुदाब कितना होता है, कि कहां से ऊपर होगा तो उच्च होगा और कहां से नीचे होगा तो निम्न वायुदाब होगा। अब सबसे पहले आते हैं इस खोज वाले पे।
अब इनको साइड में रखेंगे, हम एक एक चीज चलेंगे और इसको खोज वाले से यहां से स्टार्ट करेंगे। खोज क्या है नहीं है उसको देखते देखते स्टार्ट करेंगे, बाकी चीजें एक एक साथ चलती जाएगी। अब हम लिखेंगे, इसको यहीं रख लेते हैं ऊपर, हमारे स्लाइड से कोई काम नहीं है। बात आती है सबसे पहले वायुदाब की खोज की, कि ये जो वायुदाब है इस वायुदाब की खोज किसने की थी। पहला सिंपल सा प्रश्न कि वायुदाब की खोज किसने करी थी। तो आप याद रखें वायुदाब की खोज होती है 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में खोज कब होती है, 1651 ईस्वी में। खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, शब्द आता है ओटो वॉन ग्यूरिक। ग्यूरिक यहां कहीं लिखा है इसको ह्यूरिक, लेकिन याद रखें ये शब्द हैं ओटो वॉन ग्यूरिक। अब अगर सामान्य पढ़ाने वाला आदमी मिलेंगे जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो वो आपको इतना पूरा नाम नहीं बताएंगे। आपकी गाइडें जो हैं वो गाइडें केवल इतना सा लिखती है कि वायुदाब की खोज 1651 ईस्वी में ग्यूरिक ने की थी। बस सिंपल, कहानी क्लोज। कि किसने खोज करी, यप हुई और खत्म, इससे आगे आपसे नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ाई केवल क्या है ग्यूरिक। सिंपल सा प्रश्न है, खोज करने वाला कौन था ग्यूरिक, कब खोज करी 1651 में, खेल खत्म। अब आगे चलो, ये पहला है। अब इसको हम लेकर चलते हैं ऊपर, देखो दूसरी कहानी है कि वायुदाब क्या होता है, यानी वायुदाब है वो है क्या चीज है, वायुदाब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, या अपनी भाषा में ये कह लो कि वायुदाब क्या है, किसे कहते हैं वायुदाब, क्या अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये वायुदाब है, उसको कहने का रीजन क्या है कि किसको कहेंगे कि वायुदाब है। एक शब्द यूज होता है प्रति वर्ग इकाई, क्षेत्र। अब प्रति वर्ग इकाई होती क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रति वर्ग इकाई होता क्या है। प्रति वर्ग इकाई होता क्या है, ये बड़ा सिंपल सा है। अब यहां से हम लेकर चलेंगे, देखो इधर से डार्क कलर, डार्क, आप लोग देखें आपके पास ये जो शब्द हैं ये जलीय भाग है, वाटर बॉडी, और ये जो है आपके पास, ये है आपके पास स्थलीय भाग। एक आपके पास जलीय भाग है, दूसरा आपके पास स्थलीय भाग है। वायुदाब ये कह रहा है कि होता क्या है, ये होता है प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल पर भार। यानी प्रति वर्ग इकाई जो है वो क्षेत्रफल पे भार की बात करता है। अब ये प्रति वर्ग इकाई कितनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रति वर्ग इकाई किसको कहेंगे। आप लोग इस मान को यहां से लिखें कि ये प्रति वर्ग इकाई है, इस प्रति वर्ग इकाई को वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है या फिर इसको इंच में लिखा जा सकता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर या इंच में जो स्थलीय भाग है या जलीय भाग है, इसके ऊपर जो ये वातावरण है, इस वातावरण में विभिन्न जो परतें हैं या विभिन्न परतों के जो स्तंभ हैं, इस स्तंभों का अगर इस प्रति वर्ग या इस इंच में यहां पर जो भार देखने को मिलेगा इस जगह पे, यानी इस जगह पे जो भार हैं
वही क्या है? वही वायुदाब है। अर्थात प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल वो स्थल का भी हो सकता है या वो जल का भी हो सकता है। उसके ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो भार है या वायुमंडल की विभिन्न परतों का स्तंभ का जो भार है वही वायुदाब होता है। वही क्या होता है? वायुदाब होता है। अब इस वायुदाब के लिए एक इंग्लिश शब्द भी होना चाहिए कि हम वायुदाब पढ़ रहे हैं, कोई इसको इंग्लिश शब्द किस नाम से जानते हैं, तो ये वायुदाब का इंग्लिश शब्द है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इस वायुदाब को। तो आपको एक शब्द मिलेगा एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक इस वायुदाब के लिए शब्द यूज होता है। एटमॉस्फेरिक वायुदाब शब्द यूज होता है और इस एटमॉस्फेरिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां से क्या होता है, ये क्लियर स्थिति है। अब देखो हमने क्या लिखा था ऊपर कि खोज किसने करी? ओटो वान ग्यूरिक ने। क्या होता है उसके बारे में बात कर ली। अब इसकी इकाई क्या है? वायुदाब की अगर इकाई की बात करोगे कि इसको यूनिट क्या लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है एमबी में, मिलीबार। लिखने की इकाई क्या है, तो इसकी बात करोगे आपको मिलीबार देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखें, एमबी, एम स्मॉल बी बी स्मॉल कैपिटल में लिखकर एग्जाम में गलती करवाता तुम लोगों से। दोनों स्मॉल है, इस बात को याद रखना। एमबी में चलेगा, मिलीबार की बात करेगा स्मॉल। अब देखो इसके बाद हमने क्या पूछा था, इसके बाद हमने कहा था कि यंत्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आज एक अच्छा सा प्रश्न देख कर जाना जिसके बारे में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि वायुदाब मापने के यंत्र कौन से हैं। वायुदाब मापने के यंत्र, हर व्यक्ति एक शब्द पढ़ता है, बैरोमीटर। डेफिनेट इसको हम कह रहे हैं बैरोमीटर है। लेकिन मान लो एग्जामिनर बहुत चालाक निकला कि मुझे बैरोमीटर का आंसर नहीं चाहिए क्योंकि अब सबको बैरोमीटर पता है। इस बात को याद रखना, मैं यंत्रों के बारे में बात कर रहा हूं। एग्जामिनर क्या क्या कलाकारी कर सकता है उस कलाकारी के ही मैं आपको सिद्धांत दिखा रहा हूं कि एग्जामिनर के पास यहां पे विकल्प क्या है। मापने के यंत्र की बात कर रहे हैं। एक आता आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर, दूसरे 2-3 नए यंत्र और आए हैं। उस नए यंत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक नया यंत्र आया जिसको कहते हैं 14 और एक होता एनीरॉइड। वर्तमान में ये 2 नए हैं, बाकी पुराना अगर कोई है तो वो इस बैरोमीटर है। पुराना पूछे तो बैरोमीटर। अब यहां से एक चीज पता चलेगी, इस बैरोमीटर में मान लीजिए हमारे पास ये एक बैरोमीटर है और इसके बीच में एक कोई छड़ है इस तरह से, और इस बैरोमीटर के अंदर आपका भरा हुआ है पारा। ये मरकरी है, मान लीजिए इतना सा भरा है। ये अंदर क्या भरा हुआ है? ये पारा भरा हुआ है। अब इस बैरोमीटर से आपको कैसे पता चलेगा कि वायुमंडल में क्या घटनाक्रम होने वाले हैं? आपको कभी लोग कहते हैं चक्रवात आने वाला है, कभी कहते हैं तूफान आने वाला है, कभी कहते हैं मौसम साफ होने वाला है, कभी कहते हैं वर्षा होने वाली है। वो सब कुछ जानकारी कहां से मिलती है? इस बैरोमीटर के यहां से मिलती है। यानी कि इस बैरोमीटर के पठन में, यानी इसको पढ़ते हैं तो इस पठन में 3 कंडीशन देखने को मिलती है। पारा तेजी से बढ़ेगा, यानी तेजी से ऊपर उठेगा, पारा ऊपर उठेगा। फिर कभी ऊपर उठेगा, कभी घटेगा, और फिर एक होगा लगातार घटेगा, यानी लगातार नीचे जाएगा। तो ये 3 कंडीशन ही बनेगी इस पारे में। घटेगा यानी लगातार 3 कंडीशन बनेगी। अगर आप लोग देखेंगे कि पारा लगातार इस बैरोमीटर ऊपर गया तो क्या कंडीशन होने वाली वायुमंडल में? पारा कभी बढ़ा कभी घटा तो क्या कंडीशन होने वाली है?
और पारा लगातार नीचे गया है तो क्या कंडीशन होने वाली है। ये चीज यहां से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर हम लोगों को, और हम लोग इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाते हैं। और ये पठन हमारे को प्रश्न पूछता है तो इस बात को याद रखना है। होता क्या है, किसको कैसे कहेंगे कि इसमें लगातार ये हो रहा था, क्या होगा। अब इसको अपने घर में आके समझो। आप कितनी बार एक शब्द पढ़ते हैं कि तूफान आने से पहले की शांति है। क्या कह रहे हैं कि भैया ये लड़ नहीं रहा है, झगड़ नहीं रहा है, यानी तूफान आने से पहले की शांति है। यानी कि यदि लगातार वो घटेगा, लगातार घटेगा, तो वो क्या करने वाला है, वो ये संकेत दे रहा है कि भैया मौसम साफ होने वाला है, यानी लड़ाई झगड़े खत्म होने वाले हैं, शांति साफ होने वाला है। यानी बैरोमीटर में यदि पारा लगातार नीचे जा रहा है तो मौसम साफ होने का संकेत है, और पारा अगर लगातार ऊपर उठेगा या बढ़ेगा तो उसमें चक्रवात आने वाला है। चक्रवात या मौसम में तीव्रताएं देखने को मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और कभी ऊपर उठेगा कभी घटेगा, तो इसका मतलब वातावरण में क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है। और एग्जाम में यहीं से प्रश्न बना के लेकर आता है बहुत साइलेंट तरीके से कि बैरोमीटर, वायुदाब के बैरोमीटर में यदि पारा लगातार ऊपर उठेगा तो निम्न में से क्या घटनाएं घटेगी। बैरोमीटर में पारा लगातार नीचे जाएगा तो निम्न में से क्या घटना घटेगी। बैरोमीटर में पारा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वायुमंडल में क्या घटनाक्रम देखने को मिलेगा। तो लगातार ऊपर जाएगा तो समझ लेना चक्रवात आने वाले हैं, यानी मौसम गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ जाला होने वाला है। लगातार नीचे जाएगा तो शांति आने वाली है, यानी मौसम साफ होने वाला है। कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसका मतलब वर्षा होने वाली है। और वर्षा याद करो एक जैसी नहीं आती है, कभी तेज आती है कभी कम आती है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि वर्षा कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो वर्षा के बारे में बात कर रहा है। लगातार घटेगा तो कह रहा है मौसम साफ हो रहा है, लगातार बढ़ेगा तो कह रहा मौसम खराब होने वाला है। गुस्सा आता बुर्र, तो गुस्सा आता जब तगमगाता है व्यक्ति तो उसका पारा बढ़ता है। इसलिए आप कहोगे तो गुस्सा आ रहा है, पारा बढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वही बातें हैं कि पारा लगातार बढ़ेगा तो मौसम खराब होगा, पारा लगातार घटेगा तो साइलेंटी आएगी, और ऊपर बढ़ाव घटाव होगा तो वर्षा आएगी। ये बैरोमीटर की कहानी है। बस इस बैरोमीटर में देखकर जाना है, इतना सा। अब चलो देखो हमने आगे क्या लिखा। 2 चीजें 3 चीजें कमर हुई। अब हम आते हैं आगे, यंत्र हो गया। अब औसत वायुदाब कितना है, यह प्रश्न एक अलग कंडीशन से है कि औसत कितना है। यहां से एक स्थिति क्लियर होगी कि औसत वायुदाब, आपसे कभी भी यह प्रश्न आ जाए तो इस बात को हमेशा याद रखना कि औसत वायुदाब कितना है। यह प्रश्न आता है एग्जाम हॉल में, और समुद्र तल का ही पूछेगा आपसे, कभी भी स्तरीय भाग का नहीं पूछेगा कि समुद्र तल का औसत तापमान, औसत वायुदाब कितना है। यह बात याद रखना, औसत ही पूछेगा, उससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा। औसत पूछे तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, यह प्रश्न एक बहुत स्थिति क्लियर कट स्थिति में आना चाहिए कि औसत पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। तो समुद्र तल का जो औसत वायुदाब होता है, औसत वायुदाब, वो औसत वायुदाब होता है 1013.25 MB मिलीबार। समुद्र तल का औसत वायुदाब 1013.25 MB होता है। अब ये तो MB में लिखा हुआ है। मान लो अगर उसने लिखा इंच में कितना होता है, मान लो उसने लिखा सेंटीमीटर में कितना होता है, मान लो उसने लिखना पौंड में कितना होता है, तो हमारी तो लंका लग जाएगी कि हमने तो पढ़ा ही नहीं कि इंच में कितना आएगा, पौंड में कितना आएगा, सेंटीमीटर में कितना आएगा। हम तो कभी पढ़कर भी नहीं आए, हमारे को यही रटाया गया कि 1013.25 मिलीबार होता है, समुद्र तल का औसत वायुदाब है। अब कि पौंड कितना, इंच कितना, सेंटीमीटर कितना, ये प्रश्न जब आता है, अच्छे लोगों की प्रश्न खत्म हो जाते हैं, तो आपको यहां से प्रश्न पढ़कर जाना है। इस प्रश्न को आज क्लियर करना है कि भविष्य में कभी भी ऐसा ये प्रश्न मेरा गलत ना हो कि वो अगर मेरी बार आगे जाता है तभी मैं इसको लिख सकता हूं कितना होना चाहिए, कि MB से आगे जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कितना होना चाहिए, ये भी हमारे पास आना चाहिए। इंच में जाओगे तो 29.92,
सेंटीमीटर में जाओगे तो ये 76, यानी इंच में 29.92, 76 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको और भी देखना चाहो कि इसको पौंड में लिखना है तो पौंड में आएगा आपका ये 14.7, और अगर इसको मिलीमीटर या लिखना है तो मिलीमीटर में कितना लिखोगे तो मिलीमीटर में लिखा जाएगा 760। ये सारी इकाइयां हैं, इस बात को याद रखना है। अब आपको यहां से एक प्रश्न है, ये औसत वायुदाब है, तो 1013.25 मिलीबार औसत वायुदाब है प्रति किलोग्राम की बात करता है समुद्र तल पे। अगर इससे अधिक हुआ और इससे अगर कम हुआ, 1013.25 से अधिक और 1013.25 से कम, अधिक हो गया तो उसको हम कहेंगे उच्च वायुदाब का केंद्र, उच्च वायुदाब, और अगर इससे कम हुआ तो हम उसको कहेंगे निम्न वायुदाब का केंद्र या निम्न वायुदाब। यह प्रश्न आपको प्रश्न पूछा जा सकता जानबूझकर कि कौन सा उच्च वायुदाब है, कौन सा निम्न वायुदाब है। जब 1013.25 मिलीबार से अधिक है तो उच्च दाब है, 1013.25 से कम है तो वो निम्न दाब है। ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं, इसमें और आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने लिखा था कि विश्व में सर्वाधिक कहां है और कम कहां है, यानी विश्व में सर्वाधिक वायुदाब, सर्वाधिक वायुदाब, और विश्व का निम्नतम या निम्न वायुदाब। ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है, आपकी किताबों में भी देखने को नहीं मिलता है। सर्वाधिक कहां है, निम्न कहां है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, तो हम लोग इसको लिख लेते फटाफट। कहां है देखिएगा, सर्वाधिक वायुदाब की बात करोगे तो ये मिलेगा आपको 1075.25 MB के आसपास मिलेगा, 1075.25 लगभग ये मिलेगा। और अगर आप लोग देखेंगे निम्नतम तो ये मिलेगा आपको 877.877, इससे नीचे नहीं मिलेगा। मिलेगा कहां ये भी आपको आना चाहिए, यानी इतना मिल रहा है तो मिलेगा कहां ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सा कहां मिलेगा। तो ये एक मिलेगा, एक जगह है इर्कट्स्क, इर्कट्स्क एक जगह है, साइबेरिया की पर्वतता है, रूस की तरफ बात कर सकते हैं, उस तरफ मिलेगा साइबेरिया। साइबेरिया कहीं साइबेरिया लिखा है, कहीं साइबेरिया लिखा है, उसको मैं बात करेंगे, लेकिन वो मूल शब्द जो हैं वो आपको साइबेरिया हैं, कोई भी आ सकता है साइबेरिया को कोई भी, यानी इसको शब्द यूज कर सकते हैं साइबेरिया। यहां ये रूस में है, इर्कट्स्क जगह है, 1075, यहां भी विश्व का सर्वाधिक वायुदाब है। और अगर विश्व का सर्वाधिक निम्नतम बात करेंगे तो एक द्वीप आता है मदियाना द्वीप या मेदियाना द्वीप, कहीं लिखा होगा मदियाना द्वीप, यह पड़ता आपका प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा गाइस, आप इसको देख सकते हैं। शुरुआती दौर से मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं फटाफट कि हमने इस आज वाली क्लास में हमने क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। सबसे पहले हमने कहा था कि ये वायुदाब है, होता क्या है, वायुदाब की खोज किसने करी, हमने लिखा था 1651 में ओटो वान ग्यूरिक या ग्यूरिक ने इसकी खोज करी है। वायुदाब क्या होता था, हमने कहा था प्रति वर्ग क्षेत्रफल इकाई में उसका वायु का भार होता है। हमने फिर कहा था इसकी इकाई क्या है, मिलीबार लिखी जाती है। वायुदाब मापने के यंत्र क्या है, तो बैरोमीटर या 14 या एन्यूराइट, ये दोनों नए हैं, बाकी वो पुराना है। और बैरोमीटर में जब पारा भरा रहेगा तो उसमें पठन की 3 कंडीशन होगी, पारा तेजी से ऊपर उठेगा चक्रवात आएगा, कभी ऊपर उठेगा कभी घटेगा तो वर्षा आएगी, और लगातार घटेगा तो मौसम साफ होगा। फिर हमने कहा था औसत वायुदाब कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है, और अधिक यानी इससे अधिक हुआ तो उच्च दाब, इससे कम हुआ तो निम्न दाब। और हमने लिखा था कि अगर इसको इंच में लिखेगा 29.92 इंच लिखा जाएगा, अगर इसको सेंटीमीटर लिखा 76 लिखेगा, और पाउंड में लिखा तो 14.4, और अगर मिलीमीटर में लिखा 760। और हमने कहा था सर्वाधिक वायुदाब कहाँ है, तो इर्कट्स्क में है, साइबेरिया जगह है, रूस में पड़ता 1075.25 मिलीबार, और निम्नतम कहा है तो 877 मदियाना द्वीप प्रशांत महासागर में है। आज की क्लास में केवल इस वायुदाब की कंसेप्ट को क्लियर करा गया है, और इसमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम कल या इसके नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे तो हम एक सेशन इसमें लेकर आएंगे, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और फिर वो पढ़ेंगे वायुदाब की पेटियां कैसे बनेगी। वो प्रभावित करने वाले कारक जब पढ़ेंगे तो उसी कारक में से वायुदाब पेटियां निकल कर बाहर आएगी।
बाकी आपको क्या पढ़ा दिया, सीधा वायुदाब की बेटी, उच्च वायुदाब बेटी, निम्न वायुदाब बेटी, भूमध्य रेखी, विषुवत रेखी है। अरे वो आई कहां से ये तो बताओ। ये जब हम लोग वायुदाब कारक नहीं पढ़ेंगे, यानी एयर जो प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक है, इसको इफेक्ट करने वाले रीजन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उन कारकों में से वायुदाब की पेटियां बाहर निकालेंगे, और जब पेटियां बाहर निकलेगी तब हम आगे जाके उनकी दिशाएं पढ़ेंगे, कौन सी क्या स्थिति है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।